और देखिएगा ये कहानी है आपकी दुलाई वाली। तो मैं इसमें पहले बता देती हूँ कि जो दुलाई वाली से संबंधित और राजेंद्र बाला घोष की कहानियां हैं वो मैंने पहली कहानी में करवा दिया है, चंद्रदेव से मेरी बातें में। अब इसको मैं आपको कहानी पढ़ा रही हूँ। पहले इसके पॉइंट बता देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने हाथ से लिखे हुए हैं उनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना, बाकी कहानी को आप रीड आउट कर लेना। ओके, चलिएगा। तो दुलाई वाली 1907 में, और ये बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, इसका जन्म पूछे तो 1882। इसको ना रानी और चारूबाला नाम से भी बोला जाता था। अब देखिए, दुलाई वाली मिर्जापुर के एक प्रतिष्ठित बंगाली राम प्रसन्न घोष की पुत्री और पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। ठीक है। अब है मिर्जापुर में रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में आने पर हिंदी में लिखी जाने लगी ये कहानी। अब शुक्ल जी क्या कहते हैं, दुलाई वाली कहानी को तीसरे नंबर पर लिखते, यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो कि हिंदी की पहली कहानी यही ठहरती। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय और फिर दुलाई वाली का समय आता। इस कहानी में खंड पूछे ना आपसे तो कितने खंड है? 4 खंड। डॉक्टर कृष्णलाल और राय कृष्णदास ने पाश्चात्य कला की दृष्टि से दुलाई वाली को हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी माना। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। दुलाई वाली, ध्यान दीजिएगा, दुलाई वाली 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में भाग 8 संख्या 5, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। यथार्थ चित्रण, पात्रानुकूल भाषा और मनोरंजक प्रधान कहानी ये है। इस कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी घटना को लेकर कथानक का निर्माण किया गया है तथा इसके केंद्र में, अब ये 2 जगह याद रखना, मुगल सराय से लेकर प्रयाग तक की रेल यात्रा तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन किया गया है। दुलाई वाली पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। इसमें पात्र पूछे ना तो वंशीधर, जानकी, जानकी की बहन सीता छोटी बहन थी और इसकी उम्र पूछे तो 10 वर्ष, नवल किशोर और उनकी पत्नी। अब नवल किशोर थे वो ही दुलाई वाला था। दुलाई मतलब हल्की रजाई होती है, और एक ये स्वदेशी का समर्थक था। अब आपको ये पूछे कि नाम कहाँ कहाँ का आया, तो एक बंगाल और कलकत्ता का नाम आया। दुलाई वाली मैंने बता दी, दुलाई का मतलब होता है हल्की रजाई। अब ये कहानी काशी के दशाश्वमेध घाट से लेकर कहानी का प्रारंभ होता है, कहानी का अंत इलाहाबाद से होता है। देखो ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ पूछे तो दशाश्वमेध घाट और कहानी का अंत पूछे तो इलाहाबाद। इसमें तत्कालीन स्थिति का वर्णन है, रेल यात्रा की स्थिति का वर्णन है, लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। अब आपको ये पूछे ना कि कौन से बाजार का आया, तो गोधोलिया बाजार का जिक्र आया है और मुगल सराय, प्रयाग, इलाहाबाद की तक की यात्रा का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद करते जाइए। कलकत्ता से नवल किशोर आ रहे थे। कहां से आ रहे थे? देखो, नवल किशोर कहां से? कलकत्ता से। और उनकी जो पत्नी थी वो कहां से आ रही थी? आगरा से। तो नवल किशोर कलकत्ता, पत्नी आगरा से, वंशीधर इलाहाबाद से और जानकी देवी बनारस को। इनको रट लेना आप। मिर्जापुर में भोजन किया। पेटराम की शिकायत कहाँ पे शुरू हुई? मिर्जापुर में। मनोरंजक प्रधान कहानियां, मतलब भोजन में उनको मजा आया, उसके बाद पेटराम की शिकायत शुरू हो गई। अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके बारे में क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1907 ईस्वी में दुलाई वाली कहानी प्रकाशित हुई, जिसमें एक छोटी सी घटना को लेकर सामान्य मनुष्य को प्रभावित करने योग्य यथार्थवादी चित्रण, या बहुतों ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना। ये बात किसने कही है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी का जन्म पूछे तो 1907, कहीं कहीं जगह 6 आता है लेकिन 7 याद करिए। यह चूहल बोध की कहानी है। कहानी का हास्य व्यंग्य समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा की इस विसंगति पर आधारित है। ये थे मेन फैक्ट। अब मैं कहानी पढ़ती हूँ, कहानी सुनिएगा और जितना हो सके, जितना मैंने हाथ से बनाया वो आप अच्छे से याद कर लेना। अब मैं जहाँ जहाँ मोस्ट बोलूँ उस चीज़ को आप पॉइंट में लिख लेना या फिर उसको याद कर लेना। चलिएगा। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता से गोधोलियों की तरफ आ रहा था। तो कहाँ से होता है? काशी के दशाश्वमेध घाट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एक हाथ में एक मैली सी तौलिए में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सूंघनी की एक पुड़िया थी। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, उस समय दिन के 11 बजे थे। कितने बजे थे? 11।
गोधौलिया की बाईं तरफ, देखो कौन सी तरफ गली थी, बाईं तरफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी चीजें पूछते हैं वहां पे। उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे फूटे मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पूछ लेगा उजाला था तो अंधेरा था, पर उसकी जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़ाधड़ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता पुकारने लगा। क्या है कहती हुई एक 10 वर्ष की, वेरी इंपॉर्टेंट, सीता की उम्र क्या थी, 10 वर्ष। एक बालिका आ खड़ी। उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला, मतलब ये इसकी साहली थी। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर बाद नवीना स्त्री वहां आकर उपस्थित हुई। इसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्य युक्त होकर झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों भला, आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा कही होती तो मालूम होता, आज तो किसी सूरत में नहीं जाना होगा। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। यह बात आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नवल किशोर कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ते से। आगरे से अपनी नई बहू को साथ लेके आ रहे हैं, और उसकी बहू कहाँ से है? आगरे से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ इलाहाबाद चलेंगे। देखो कहाँ से? मुगल से इलाहाबाद। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चल चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आ ही गए तो कल के बदले आज ही सही। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह नहीं रुकोगे, जरूर ही उसके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाक को दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूरियां काट रही थी, इतने में न जाने कहाँ से नवल आ चिल्लाए, बोले, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूरियां खा रही है। मैं तो शर्म के मारे मर गई। भाभी जी ने बात उड़ा दी। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई है, पर मुझे उनकी हंसी बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि ये बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूरियां क्यों खाने लगी। तो यहाँ उनकी बातें चल रही है। अब आगे देखिएगा। इतना कहकर बंसीधर कोठरी की बाहर चले और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना कहते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लगी। अब देखो, बंसीधर कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद के, वेरी इंपॉर्टेंट। उसका बनारस में ससुराल था, मतलब उसकी पत्नी ससुराल, उसकी पत्नी थी, उसका घर बनारस में था। स्त्री को विदा कराने आए। ससुराल में एक साल है, देखो ध्यान दीजिएगा, एक साला है, साली है और सास के सिवा कोई नहीं है। ध्यान दीजिए, एक साला है सिर्फ और एक साली है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई है। क्या है यहाँ इंपॉर्टेंट है, उसके ममेरे भाई है, पर दोनों में मित्रता का ख्याल ही अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो काबिल है। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने लगी, रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठे करने लगी। जानकी देवी भी रोती रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद दिला देती। 1 बजे पर स्टेशन जाने का समय है। कितने बजे? 1 बजे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं है कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छुच्छे को कौन पूछे, एक कहानी है। सो इस कहानी समय कही गई। साले राम की तबीयत सही नहीं है, वे हर घड़ी में बिछोने से बात करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले ही घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे में चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी ले आता हूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये, वेरी इंपॉर्टेंट, जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर के यहाँ से साथ नहीं है, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आया और जो कुछ असबाब थे इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी।
इस पर अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे जानकी की रोलाई कम हो जाती है। सिक्रोल स्टेशन के पास ध्यान दीजिएगा, यहाँ किसका आया है स्टेशन में, कौन किसका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्रोल स्टेशन पूछ लेगा आपसे पूछेगा कि कौन से स्टेशन का नाम आया, तो सिक्रोल का। पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी। किसकी नजर, बंसीधर की नजर पड़ी। बोला, अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पस्था से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आई? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो विलायती पहनकर आई। नवल कट्टर की स्वदेशी है। देखो, इसको खुद को मतलब चिंता नहीं है कि मैं क्या पहन के आ गया, विदेशी या स्वदेशी है, लेकिन इसको चिंता इस बात की है कि जो नवल है ना वो स्वदेशी है। वे बंगालियों से बढ़ गए। देखो देखते दो चार सुनाए बिना नहीं रहेंगे। एक बात भी ठीक है, नाहिक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों पैसे बर्बाद किया जाए। देसी लेने में दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही, मतलब स्वदेश की बात कर रहा है यहाँ पे। जान की जरा बोहे टेढ़ी करके बोली, ओह धोती तो धोती होते, पहनने से काम, क्या बुरी क्या सही। इतने में स्टेशन ने कुल्लियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुल्ली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल से उस पार ड्योढ़ी दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर बोल के बोले, अगर ड्योढ़ी दर्जे का ही टिकट लूं तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांग कर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी की अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिरी तक देखते गए, पर नवल कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे, मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी थी और आप आया ने मुझे उल्लू बनाया। अच्छा जाएगा कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात की थी कि जानकी सुनेगी तो ताने मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया होगा, कहकर आप बगल वाले कमरे में। टिकट तो ड्योढ़ी का था, पर ड्योढ़ी दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा है। देखो, आपसे पूछेगा कि जो ड्योढ़ी दर्जे का कमरा था ना वो किन से भरा हुआ था, वो क्यों नहीं बैठा उसमें, तो वो कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। कौन से में? तीसरे, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 स्त्रियां पुरुष थे। देखो ध्यान दीजिए, कितने? 10-12। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। अब देखो, मिर्जापुर पर पेटराम की शिकायत शुरू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में भी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी से बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताजा पूरियां और मिठाई लेकर। क्या ली? ताजा पूरियां और मिठाई। आपसे पूछ लेगा, रोटी ली, समोसे लिए, पकोड़े, तो यहाँ ताजा पूरियां और मिठाई। निराले में बैठे आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ ले, कुछ मोल ले, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती है, रेल में खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़ी में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक भी उतर गया तो लोग थे। अब सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई तो थे, तो वो कौन था? बंसीधर। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। ध्यान दीजिएगा, उसके कमरे के पास वाले कमरे में वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काटे, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा कि इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचा कर बोली, थोड़ा सा मुंह खोल,
जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो गया था, अब किसी का क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां थी। कितनी? 3-4। ध्यान दीजिएगा। एक जो उसके पास थी वो कहने लगी। अब देखो यहाँ पे ना, पता नहीं आपको क्रम दे तो पहली स्त्री क्या बोलती है। पहला पॉइंट है, अरे इनकर मनई तो ना ही आई लेना हो देखो रोवल कर थई। अब दूसरी क्या कहती है, देखो पहली ने कहा अरे इनकर को पकड़ लेना, ये पहली बोलती है। अब दूसरी क्या बोलती है, अरे दूसरी गाड़ी में बैठो ओही है। पहली कहती है धूर बोरा ही, ई जनानी गाड़ी थोड़ी है। दूसरी तहूर हो भलू तो कहूं, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गाँव उतरबू बेटा, मिर्जेपुर चढ़ी हूं। नहीं, इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछिला ने, हम कहाँ कहाँ उतरूबा होई, आय इलाहाबाद बास। दूसरी बोली, इलाहाबाद कौन गांव है गोइया। पहली, अरे नाही जनलू पैयाग जी जहां मनई मकर नहाइला जाला। दूसरी, भला पैयाग जी काहे जानित, ले कहिए नाही तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाय चुकी हुई, ऐसा हो सोमवारी उअर गहन दका दका लाग रहा तनऊ तोहरे काशी जी नहाय गई है। अब देखो पहली क्या कहती है, जावे जाए के तो सब ऊते जाता बटले बाटेन फून, यह साइत तो बिचारी विपत्ति में न पड़ल बाटिल हे, हम पंच हई राजघाट टिकट कौली मोगल के सराये उतरली ही हो दे पुन चढ़ली ही। दूसरी, ए है एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संग रही, दकोने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की जरूरत नहीं, गुड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नहरी आय, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दही नाती काहे के खड़ी होय। पहली, ऊ मेहरवा बड़ी उजबक रहल, भला केऊ के चिल्लाए से रेले हो कहूं खड़ी होला। उसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति भी दुख प्रकट करती गई जाती है। तीसरी बोली, टिकसिया पल्ले बाय के नाही है सहेबवा, सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले, अरे इहो तो नाही की दूर से आवत रहले न फरागत के बदे उतर लेना। चौथी बोली, हम तो इनके संग के आदमी को देखी वो न की हो गोइया। तीसरी, हम देखे रही लो मजे टोपी दिहले रहले को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब गए। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगी, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी में वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूं, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा है तो दूसरी गाड़ी तक आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम होता तो मैं इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा देता। बंसीधर की इन बात से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, ना ही भैया हम पंच के काही केहू कुछ नहीं कही, अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहसा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री, ध्यान दीजिएगा, पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। तो ये कौन था, आप आइडिया लगाइए। कुछ नहीं बोली, कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर ताक देती और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती। बंसीधर सोचने लगी, यह क्या बात है, देखने में तो ये भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचते
को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे, यदि तार में कोई खबर न आई होती तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उसके भी कोई न आया होता तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई, पर साथ ही उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। कह भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होय तो ओकर क्या सजाए होला। अरे ओका ई नहीं चाहत रहा ई की मेहरुआ के तो बैठा दिहलेन, और अपुआ तउन टिकस ले के चल दिहलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इनके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साजा। इस बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया। यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उसने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी ने सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा हुआ, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगी, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले थे कि एक बात दूसरी आफत फंसते चली आ रही है। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाले को आते देखा। तू ही उस स्त्रियों को कहीं ले गई। इतना कह कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। तो धुलाई में कौन था? नवल किशोर था। अरे ये क्या सब तुम्हारी करतूत है, मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग पाल की गाड़ी में बैठ गई है, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, यह तो तुम मिर्जापुर में कहाँ से निकले? मिर्जापुर में नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगा रहे थे तब मैं ड्योढ़ी दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे, मैं तुम्हारे पास से निकलकर तुमने न देखा, मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर ही प्रकटे होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत आ पूछी। अच्छा तो चलो, जो हुआ मुझे माफ करो। यह सुनकर बंसीधर प्रसन्न हो गए। देखो, दोनों मित्र बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली बार रेल में आ रही थी, तुम्हारे बहुत तंग हुई, उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का थी, हम तुम दोनों गाड़ी में ही तो थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतिला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता न। अरे तो क्या मैं मर थोड़ी गया था? 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी है। देखो कितने हाथ की, 4 हाथ की। यहाँ पूछ सकता है आपको कितने हाथ की दुलाई थी उसकी? 4 हाथ की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। दोनों तो देखा मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जान की कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है कि हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर लौटे, और मुझे भी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। और धन्यवाद, कहानी खत्म हुई।